गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम, जिसका कोड है MA 201। ठीक है, उसमें एक हमारा चैप्टर है सिंपल बेंडिंग स्ट्रेसेस। उसमें बेंडिंग स्ट्रेस का एक एक्सप्रेशन होता है, डेरिवेशन होता है, दिस ये होता है। ठीक है, इसे हम आज ड्राइव करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर सिंपल बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, इसके लिए देखिए हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक रोड ली हुई है। ठीक है, सॉरी रेक्टेंगुलर रोड है, ये रेक्टेंगुलर रोड जिसके अंदर ये न्यूट्रल एक्सिस है एन ये इसके हमने लिया कि ये एक्सटेंशन है इनके, बट हमने ए से लेके सी तक की दूरी ली और यहाँ नीचे से लेके बी डी, यानी ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। एन न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, और हमने इसके ऊपर क्या किया कि जब लोड लगाया, हमने एक स्ट्रिप काटी कि हम इस सेक्शन का के अंदर जब मोमेंट लगाएंगे तो कितनी बेंडिंग होगी और किस टाइप की बेंडिंग होगी, वो कैलकुलेट करने के लिए हमने एक स्ट्रिप काटी जो न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी पे है। ठीक है, और वाई दूरी पे होने की वजह से, यानी वाई न्यूट्रल एक्सिस से बिलो है, नीचे की तरफ है। अब हम इसके दोनों डायरेक्शन से, इधर लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हमने क्या किया, एम मोमेंट लगाया। ठीक है, एम मोमेंट लगाने के बाद इसकी पोजीशन जो है वो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, यानी ए सी क्या बन जाएगा, ए डैश सी डैश बन जाएगा। यानी जब हमने मूवमेंट लगाया तो ए सी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पर कंप्रेशन लगेगा। और बी डी जो है वो बी डैश डी डैश हो जाएगा और उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। उसकी लेंथ पहले कितनी है, डेल्टा एक्स, अब वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, बी डैश डी डैश। ई एफ जो है उसकी भी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी, ई डैश एफ डैश। इस चीज़ को हम एक ये ग्राफ भी बनाया हुआ है हमने। इसमें आप शुद्ध देख पा रहे हैं कि ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस देखिए, इसको यहाँ से देखिए, ये एन डैश यहाँ पे एन एक्सिस और यहाँ पे ये एन एक्सिस या एन डैश डैश एक्सिस, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये एक्सिस है। इसके ऊपर हम देख पा रहे हैं ए सी को, ए सी डैश। तो ए सी से और ए सी डैश की जो दूरी है वो कम है, यानी जो डिस्टेंस है ए सी का वो ज़्यादा है और ए डैश सी डैश का डिस्टेंस कम है। इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंट लगने के बाद कंप्रेशन हो गया। और बी और डी जो है वो छोटा है किससे, बी डैश डी डैश से। इसका मतलब कि वो नीचे की तरफ एक्सटेंशन हुआ है, यानी टेंसाइल हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारे न्यूट्रल एक्सिस की एक एक्सिस है, ऊपर देखिए बल तो कैसा लग रहा है, उसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होंगे। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। उसके बाद वो कैसे हो जाएंगे, टेंसाइल, तनाव। ठीक है, ये हमें शो कर रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगा है। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम कहाँ होता है, इस सरफेस तक। इसके नीचे टेंशन स्टार्ट हो जाता है, पर यहाँ पे कितना होता है, ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि एन इसका मतलब ये है एन इज इक्वल टू क्या है, एन डैश, यानी न्यूट्रल एक्सिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, और ई एफ बढ़ गया, ई डैश एफ डैश हो गया है, ए सी घट के ए डैश सी डैश हो गया है। देखिए, और हमने माना कि ये जो कर्वेचर बना रहा है वो एक सर्टेन पॉइंट के रिगार्डिंग बना रहा है। इस पॉइंट से जब ये कर्वेचर बना रहा है तो पॉइंट से और यहाँ तक के रेडियस को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। और न्यूट्रल एक्सिस से जो हमने ये स्ट्रिप जो काटी है वो कितनी दूरी पे है, वाई दूरी पे है। ठीक है, अब देखिए हमने ये माना हुआ है कि स्मॉल लेंथ डी एक्स, ठीक है, ये डी एक्स ले रखी है इसकी। ठीक है, सब्जेक्टेड टू सिंपल बेंडिंग, ये बेंडिंग एम लगा दिया हमने, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ड्यू टू ऐसा जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब इन्होंने देखिए वही थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश जो है, यानी देखिए ऊपर ए डैश बी डैश की एक्सटेंशन लाइन और सी डैश डी डैश की एक्सटेंशन लाइन किसी पॉइंट पे मिलती है, वहाँ पे ये एंगल फॉर्मेशन करती है, उसको हम बोलेंगे थीटा। और वहाँ से न्यूट्रल एक्सिस की सीधी दूरी को क्या बोलेंगे, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
और न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रिप की दूरी पे वाई दूरी पे, वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब हमने कहा है कि ओरिजिनल लेयर की लंबाई कितनी थी, ई एफ, देखिए ये रही ओरिजिनल कितना है, ई एफ, वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर भी है, एन एन के बराबर भी है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये एन एन न्यूट्रल एक्सिस भी है और ये पॉइंट्स भी एन एन है, ठीक है। और बी डैश डी डैश के बराबर भी है और वो कितना है, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हमने वही लिखा है, ई एफ इज इक्वल टू डेल्टा एक्स और लेंथ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एन एन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, यानी दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर है। आफ्टर बेंडिंग द लेंथ ऑफ न्यूट्रल लेयर विल रिमेन अनचेंज्ड। हमने जैसे ग्राफ में बताया आपको कि ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, कंप्रेशन, नीचे की तरफ टेंशन, पर न्यूट्रल एक्सिस पे क्या हो रहा है, वो सेम रहेगा, ठीक है। यानी न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो है, इसका मतलब स्ट्रेस है ही नहीं। जब स्ट्रेस होगा ही नहीं तो लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और एन एन इज इक्वल टू एन डैश होगा। ये देखिए आप, यानी एन डैश यानी बल मूवमेंट लगाने के बाद और मूवमेंट लगने से पहले जो दूरियां हैं वो दोनों क्या हैं, न्यूट्रल एक्सिस की बराबर है और उनकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एक्स। एन डैश की वैल्यू निकालते हैं, देखिए कैसे होगा। कोई सर्किल है, अभी हमने कहा वो बेंडिंग कैसे हो रही है, दिस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस और यहाँ तक आर और ये स्ट्रिप है तो यहाँ से वाई, ठीक है। तो अगर इसको सर्किल बनाएं तो ऐसे सर्किल बनेगा, सर्किल बन जाएगा। और सर्किल में हम कह रहे हैं बेंडिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है, यहाँ से यहाँ तक बेंडिंग हो रही है। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये थीटा है और ये आर है रेडियस, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई पूछे यहाँ से यहाँ तक कि कर्व की दूरी कितनी होगी, तो ये तो कर्व है, ये कर्व की दूरी होगी आर रेडियस इंटू थीटा, ठीक है। कर्व इज इक्वल टू आर थीटा बोला जाएगा और ये थीटा बढ़ के अगर कितना हो जाए, टोटल हो जाए तो 360, तो इसको क्या बोल देंगे, 2 पाई आर, जो परिधि हम लिखते हैं नॉर्मली सर्किल के लिए वो, ठीक है। यानी यहाँ पे देख लेते हैं कि ई डैश एफ डैश की वैल्यू कितनी है, एन डैश की वैल्यू कितनी होगी। ये सर्किल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आर है और ये थीटा है, तो एन डैश की वैल्यू हो जाएगी रेडियस इंटू थीटा, ठीक है। यहीं पे ई डैश एफ डैश की वैल्यू भी देख लेते हैं। ई डैश एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस वाई इंटू थीटा, दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है। एन डैश आ गया आर थीटा और ई डैश एफ डैश आ गया आर प्लस वाई थीटा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है वो रेडियस बढ़ के कितना हो गया, आर प्लस वाई, इस वजह से यहाँ पे आर प्लस वाई आ गया, डिस्टेंस इंटू एंगल वो कर हो जाती है, ठीक है। हमने कहा ऊपर कंप्रेशन होगा, नीचे की तरफ टेंशन होगा, बट न्यूट्रल एक्सिस पे दूरियां बराबर होंगी। एन डैश इज इक्वल टू एन एन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, तो लिख सकते हैं, हमने निकाला है एन एन डैश इज इक्वल टू आर थीटा, तो डेल एक्स भी क्या हो जाएगा, आर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम वैल्यू निकाल चुके हैं। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ लेयर ई एफ की लेंथ में कितना परिवर्तन आया वो भी हम देख लेते हैं। ई एफ देखिए कितना आया, पहले लेंथ कितनी है, ई एफ बढ़ के कितनी होगी, ई डैश एफ डैश, यानी ई डैश एफ डैश में से माइनस कर दें ई एफ, तो हमारे पास बढ़ी हुई लेंथ आ जाएगी। उसी के लिए हमने कर दिया कि ई डैश एफ डैश माइनस ई एफ, दोनों की वैल्यूज़ निकाल रखी हैं, ई डैश एफ डैश की आर प्लस वाई थीटा और ई एफ की निकाल रखी है माइनस आर थीटा, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट को खोलिए तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर इंटू थीटा प्लस वाई इंटू थीटा माइनस आर थीटा, वही लिखा हुआ है आर थीटा, और ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा वाई थीटा। यानी हमारे पास वैल्यू आ गई, जो लंबाई में परिवर्तन आया है ई एफ में वो है वाई थीटा के बराबर। अब हमें पता है स्ट्रेन इन लेयर ई एफ, स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, हमें स्ट्रेन का फार्मूला पता है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है, यानी लंबाई में जो परिवर्तन आया है वो बटे उसकी पहले जो लंबाई है वो, यानी लंबाई में परिवर्तन हमने निकाल लिया, ई डैश एफ डैश माइनस ई एफ वाई थीटा अपॉन ई एफ जो है वो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी और ई एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी, आर थीटा, तो वाई थीटा अपॉन आर थीटा, जब थीटा से थीटा कैंसिल आउट और हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई वाई अपॉन आर, इक्वेशन 1 लिख देते हैं हम इसको। बट
E इज इक्वल टू, हमें हुक्स लॉ बोलता है कि सिग्मा अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, और हमने निकाला है स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, वाई अपॉन आर। तो स्ट्रेस अपॉन वाई अपॉन आर रख देते हैं स्ट्रेन की जगह, स्ट्रेस अपॉन वाई अपॉन आर। यहाँ से हमें पता लग गया सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये हमारे पास वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये स्ट्रेस निकाल सकते हैं हम, क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर इंटू वाई, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू वाई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इसको नाम, और ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर ए नाम दे दिया हमने। अब निकालते हैं, ये तो था इसका फ्रंट व्यू, यानी सामने से जब हमने देखा तो मोमेंट लगाने पे कितना हो रहा है हमारा, ठीक है, एम लगाने पे एक साइड कंप्रेशन। और अब उसका साइड व्यू देखते हैं, यानी ये पेन था, सामने से देखा तो हमने इस साइड से मूवमेंट लगाया और इस साइड से मूवमेंट लगाया, तो हमने देखा कि कितना का ऊपर कंप्रेशन हो रहा है, नीचे टेंशन हो रहा है। बट हम इसको साइड से भी देखते हैं, साइड से देखने पे हमें कैसे दिखेगी वो रेक्टेंगुलर बार इस टाइप की दिखेगी, जिसका ये न्यूट्रल एक्सिस होगा, एक्सिस तो वही सेम जगह रहेगा। और हमने कहा है स्ट्रिप जो है वो कितनी है न्यूट्रल एक्सिस से दूरी पे, वाई दूरी पे है, ठीक है। ये हमने ऊपर बना दी, ये नीचे भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर नीचे की तरफ से ले लेंगे, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पे है, वाई दूरी पे, और इसकी थिकनेस कितनी है, डी वाई, ठीक है। यानी फोर्स हमें पता है क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, यानी स्ट्रेस को लिखते हैं ना फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस कितना लग रहा है इसके ऊपर, सिग्मा, एरिया मान लेते हैं इसका रेक्टेंगल सेक्शन स्ट्रिप का कितना है, डी ए, ठीक है। यहाँ लिख भी देते हैं डी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। यानी हमारे पास फोर्स आ जाएगा, स्ट्रिप पे कितना फोर्स लगेगा हमने निकाल रखा है, सिग्मा का मान ई अपॉन आर इंटू वाई, तो सिग्मा की जगह रख देंगे ई अपॉन आर इंटू वाई इंटू एरिया, ठीक है। मोमेंट हमें पता है मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, यानी हमें मोमेंट पता है, न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तो हमें पता है कितना फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पे चाहते हैं इसका इफेक्ट कितना होगा, तो हमें पता है मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कितना है, वाई, तो हमें पता लग गया फोर्स इज दिस, यानी यहाँ से निकाल लेंगे फोर्स की वैल्यू, और इनटू यहाँ से इनटू वाई डिस्टेंस है, ठीक है। तो ई अपॉन आर वाई इंटू वाई, वाई स्केयर इंटू डी ए, ठीक है। टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑन सेक्शन क्या हो जाएगा, ये तो हम स्ट्रिप के लिए निकाल रहे हैं, और अगर स्ट्रिप को एक्सटेंड कर दें, इतना बड़ा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो टोटल हमने रेक्टेंगुलर बीम लिया है या बार ली है, उस टोटल के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा। ये तो मोमेंट स्ट्रिप का है, उसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास किसका आ जाएगा, टोटल का आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने स्ट्रिप वाले को, मोमेंट को, तो हमारे पास टोटल मोमेंट आ गया। और इसको लिख सकते हैं ई अपॉन आर तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएंगे वाई स्केयर इंटू डी ए इंटीग्रेशन। और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर कर चुके हैं, वीडियोस देख सकते हैं आप यूट्यूब चैनल पे जाके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्टेंस का स्केयर इंटू एरिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस है, इसका स्केयर है इंटू एरिया है, तो इसको लिख सकते हैं आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, वाई स्केयर डी ए की जगह आई, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एम इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू आई। इस आई को इधर ले आइए, एम अपॉन मोमेंट बेंडिंग मोमेंट अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अब हम यहाँ से हमने पहले एक्सप्रेशन जो निकाला था वो हमारे पास निकल के आया था, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। यहाँ से हमने निकाला है एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, यानी ये तीनों चीज़ें एम अपॉन आई, ई अपॉन आर और सिग्मा अपॉन वाई क्या है, इक्वल हैं। तो हम उनको लिख सकते हैं एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग, यानी यहाँ पे देखिए
कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं। ये तो बेंडिंग मोमेंट है, एम बराबर बेंडिंग मोमेंट, आई बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा बराबर बेंडिंग स्ट्रेस, वाई बराबर जो भी स्ट्रिप है उसकी न्यूट्रल एक्सिस से दूरी, और ई जो है यंग्स मॉडुलस जिस मटेरियल की ये रोड बनी हुई है, आर बराबर जिस पॉइंट के रिगार्डिंग ये मुड़ रही है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है हमारा सिंपल बेंडिंग के लिए, और इम्पोर्टेंट भी है ये डेरिवेशन। ठीक है, थैंक यू।